तो आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आपके पेपर में अनिवार्य रूप से पूछता है। ठीक है, इस समय 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न जो आपके पेपर में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको पास कराने में बहुत ही योगदान हो रहा है। ठीक है, तो आप कैसे उसको हल करेंगे, कैसे ट्रिक करेंगे और कैसे उसको याद करेंगे, ये सारे चीज़ इस वीडियो में बताया जाएगा आपको। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, आपका जो भी प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी हो, संस्कृत से हो, व्याकरण से हो या क्या हो, गद्य खंड से हो। ठीक है, ये सारे प्रश्न इसमें बताए जाएंगे। जितने भी 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं पेपर में, और इस समय भी 2024 में जो भी पूछा जाएगा इस वीडियो में बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरह हमेशा आप लोग बनते रहिए वीडियो में, और क्या हम लोग का उत्साह बढ़ाते रहिए। और आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। पूरा पेपर हल कराया जाएगा। जितने भी बहुविकल्पी इस समय प्रश्न चल रहे हैं, उसके बाद आप लोग का जो मॉडल पेपर है वो भी हल कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। हिंदी का कोई टेंशन मत लीजिए, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में हमारा दावा है कि अगर 70 नंबर का पेपर हो रहा है तो आप 69 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और 30 नंबर तो आपका विद्यालय से मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिकल का तो 30 नंबर वो, और 69 नंबर आप 99 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 100% दावा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा पहला। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? हम लोग को बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है शुक्ल युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्लोत्तर युग और चौथा भारतेंदु युग। हम लोग को बताना है कि इन ऑप्शनों में से किस युग के कवि हैं। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो क्या है? शुक्ल युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? शुक्ल युग के। ठीक है ना, पहला ऑप्शन आप लोग का सही है। अब आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के कवि कौन है? तो द्विवेदी युग के कवि प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, ये और आदि भी अनेक और भी कवि हैं जो द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। कुछ शुक्लयुत्तर युग के भी कवि हैं। ठीक है, क्या कुछ शुक्लयुत्तर युग के भी कवि हैं। उनका नाम है अमृत राय, डॉक्टर रामविलास वर्मा। ये क्या है? शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। अब देखिए, भारतेंदु युग के कवि के बाद अगर नाम कहें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और भी कवि हैं जो भारतेंदु युग के हैं। तो ठीक है, देखिए आप लोग कैसे प्रश्न को हल करेंगे और किस प्रकार से आप लोग का पेपर आएगा। तो पेपर आपका तो रहेगा, जो प्रश्न रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप लोग का जितने भी ये बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मार्कशीट पे भरना होगा। और वो मार्कशीट पे प्रश्न आता है 1 2 3 4 ऐसे करके आता है, और उसका जो ऑप्शन होता है A B C और D करके रहता है। तो इसका गोला दिया रहेगा 1 2 3 और 4। ये 4 गोले दिए रहेंगे, आप लोग को भरना होगा। क्या अगर मान लीजिए पहला प्रश्न का पहला आंसर सही है, तो पहला प्रश्न का पहला आंसर सही है, तो ये पहला प्रश्न है और पहला क्या है? ए है। तो ए के सामने क्या करेंगे? हम गोला लगा देंगे पहले प्रश्न का। ठीक है, इस तरह गोला भर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं, लेखक हैं? तो ये हैं शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न दिया है हमारा कि गबन किस विधा की है। ठीक है, गबन की विधा बताना है हम लोग का कि कौन सी विधा है, गबन कौन सी विधा है, ये हमारा प्रश्न है। तो पहला दिया है नाटक, दूसरा दिया है एकांकी, तीसरा उपन्यास और चौथा कहानी। इन 4 ही ऑप्शन में से हम लोग को कोई किसी एक पे टिक करना है। तो हम लोग को बताना है कि गबन जो है किस विधा की रचना है।
हम लोग को क्या बताना है, गबन किस विधा की रचना है। ठीक है, हम लोग को क्या बताना है, रचना बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो क्या है गबन है वो क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। और एक बात जानिए कि नाटक के अंतर्गत कौन कौन से रचनाएं आती हैं उसको देखिए। तो देखिए आता है सूर्य का सातवां घोड़ा, दूसरा आता है लहरों के राजहंस, तीसरा आता है क्या, हंसी कुल्ली भाट। ठीक है, अब ये देखिए ये कुछ क्या थे, नाटक थे। अब देखिए एकांकी के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, तो दीपदान, जैसे में दीपदान, नीली झील, ठीक है, और एक घूंट। अब कहानी की बात करें, ठीक है, अगर देखिए पहले उपन्यास के बारे में जानते हैं तो उपन्यास में आते हैं गबन, गोदान, कर्मभूमि, ये क्या है, उपन्यास हैं। अब करते हैं बात हम किसका, कहानी का। तो कहानी के अंतर्गत आते हैं चिड़िया की बच्ची, ठीक है, इंदुमती, राजभोज का सपना। ठीक है, ये सब क्या है, कहानी है। अब आप लोग बात समझ गए। तो देखिए गबन कौन सी विधा है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है, कंकाल के लेखक हैं, कंकाल के लेखक का नाम बताना है। पहला दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया है निराला, और चौथा दिया है क्या, चौथा हमारा दिया है रामचंद्र शुक्ल। क्या दिया है, रामचंद्र शुक्ल। ये हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन कंकाल के लेखक हैं, लेखक का नाम हम लोग को बताना है। तो देखिए अगर कंकाल की बात करें तो कंकाल जयशंकर प्रसाद का क्या है, लेखक हैं। कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। अब आते हैं मुंशी प्रेमचंद, इनकी कुछ रचनाओं के नाम जान जाइए आप लोग। मुंशी प्रेमचंद के कुछ रचनाएं हैं जो है गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, प्रेम की देवी, ये सब क्या है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अब आते हैं निराला जी। ठीक है, अब निराला जी के कुछ लेखक क्या करेंगे, हम लोग रचनाओं के नाम जानेंगे। तो क्या है, कुल्ली भाट, ठीक है, जिसे क्या आगे देखिए आगे दे रहा है हमारा चौथा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। तो कुछ रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो विचार भी थी, चिंतामणि, देखिए इनकी ये कुछ रचनाएं हैं। ठीक ना, तो आप लोग इनकी रचनाओं के सबके नाम याद रखिए, रचनाओं का नाम याद रखिए, विधा याद कीजिए कि कौन सी विधा है, ठीक है, किस विधा के अंतर्गत आता है, ये सब कुछ जाने। नहीं जानेंगे, अगर कौन सा प्रश्न आपके पेपर में पूछ सकता है ये आप लोग को नहीं मालूम है, तो इसलिए ये प्रश्न बनाए गए हैं कि आप लोग पेपर में आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है कि कलम का सिपाही कृति है। हम लोग को बताना है कलम का सिपाही किसकी कृति है। तो देखिए कलम का सिपाही कृति का बात करें तो पहला ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारती की, दूसरा दिया है अज्ञाय की, तीसरा दिया है क्या, जैनेन्द्र की, और चौथा ऑप्शन दिया है अमृत राय की। हम लोग को बताना है कि अमृत राय की कौन ने कलम का सिपाही किसने लिखा है। हम लोग को क्या बताना है, कलम का सिपाही जो प्रश्न है, ठीक है, लेखन है, कृति है, उसे किसने लिखा है। तो देखिए कलम का सिपाही के लेखक जो हैं अमृत राय हैं। कौन है, अमृत राय। आप लोग को मालूम हो गया कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय। आगे बढ़ते हैं, आगे 5 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि शुक्ल युग की समय अवधि बताना है। हम लोग को क्या बताना है, शुक्ल युग की समय अवधि, कब से कब तक शुक्ल युग चला। तो पहला ऑप्शन दिया है 1900 से 1918 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 1919 से 1938 ईस्वी तक, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 1936 ईस्वी से
1943 ईस्वी तक, और चौथा ऑप्शन दे रहा है 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो हम लोग को बताना है कि ये हमारा जो क्या है शुक्ल युग की समय सीमा है, समय अवधि है, वो कब से कब तक चला है। तो देखिए इसकी समय अवधि की बात करें शुक्ल युग की, तो समय अवधि इसकी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक चला है। कब तक शुक्ल युग चला है? 1919 से 1938 तक शुक्ल युग चला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न दे रहा है। प्रश्न दे रहा है हमारा कि साकेत रचना है, साकेत रचना है, लेखक का नाम हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, और चौथा दिया है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो हम लोग को 6 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि इसके लेखक कौन है, साकेत के लेखक कौन है। तो साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आपका चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी पे क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न दिया है हमारा कि महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। हम लोग को बताना है कि महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा प्रगतिवादी युग की, दूसरा ऑप्शन दे रहा है द्विवेदी युग, तीसरा दे रहा है छायावाद युग, और चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रयोगवाद युग। इन सभी में से बताना है कि महादेवी वर्मा किस युग की क्या है, कवयित्री हैं। युग बताना है हम लोग को। तो देखिए जो महादेवी वर्मा हैं वो छायावाद युग की क्या हैं, कवयित्री हैं। इस युग में इन्होंने लेखन किया था, जो भी लेखन का कार्य किया है इन्होंने छायावाद युग में किया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न दिया है हम लोग के सामने, दे रहा है गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी रचना है, हम लोग को बताना है किसकी ये रचना है, गंगा लहरी। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा भूषण की, दूसरा दे रहा है ऑप्शन क्या, पद्माकर की, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है बिहारी की, और चौथा भूषण की। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, किसने क्या गंगा लहरी को लिखा था, किसने इसकी रचना की थी। ठीक है, तो देखिए गंगा लहरी की बात करें तो गंगा लहरी को क्या पद्माकर जी ने लिखा था। किसने? पद्माकर जी ने। यानी कि हमारा 2 नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है, पद्माकर जी हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न हमारा दे रहा है कि आधुनिक काल की समय सीमा, आधुनिक काल की समय सीमा हम लोग को बताना है कि कब से कब तक उसकी समय सीमा है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है कि 1919 से 1938 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि 1843 से अब तक। इन ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कब से कब तक आधुनिक काल चला है, उसका समय अवधि बताना है। ठीक ना, तो देखिए समय अवधि बताना है। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है क्या, 1919 से 1938 ईस्वी तक, ये हम लोग का ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक इसकी समय अवधि है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। हम लोग को क्या बताना है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, अब इसमें से देखिए निहार, क्या पहला ऑप्शन दे रहा है निहार,
तो निहार महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। सॉरी, देखिए महादेवी वर्मा की कह रहा है कि रचना नहीं है, हम लोग को ये बताना है। तो इसमें से महादेवी वर्मा का रचना निहार है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है क्या, सांध्य गीत, तो सांध्य गीत भी उन्हीं की रचना है। और क्या, युगांत, युगांत भी किसकी रचना है, ये जो रचना है ये महादेवी वर्मा जी की नहीं है। ठीक है, युगांत जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या, यहाँ सॉरी गलती हो गया, अनुप्रास पड़ गया है। ठीक है, ये भी उनकी रचना नहीं है। ठीक है, और देखिए महादेवी वर्मा की कोई रचना नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से, तो वो है क्या, युगांत। और बाकी सब रचना देखिए ये भी नहीं है। ठीक है, और देखिए बात करते हैं युगांत की, तो ये रचना किसी और लेखक की है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या, युगांत जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया है हमारा 11 नंबर, हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव बताना है हम लोग को। ठीक है, तो पहला दे रहा है ऑप्शन रति, दूसरा ऑप्शन दे रहा है हास, तीसरा ऑप्शन दे रहा है क्या, निर्वेद। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्या, विस्मय। तो इतना जान जाइए कि हम लोग जानते हैं अगर हास्य रस की बात करें तो इसी तरह समझ में आ रहा है हम लोग को कि क्या, इसमें हंसी का भाव उत्पन्न होता है। और हास्य रस का परिभाषा होता है अगर, तो वो होता है कि जब किसी ऐसे पात्र को देखकर हमारे मन में क्या, खुशी का भाव या हंसी का भाव उत्पन्न हो, वो क्या होता है, हास्य रस होता है। तो हास्य रस में हंसने का भाव उत्पन्न होगा। तो अगर हास्य रस का अस्थाई भाव कहें तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होगा। क्या होगा, हास होगा। ठीक है, अब देखिए रति का मतलब होता है गलानी या घृणा। सॉरी, ठीक है, रति का जो होता है, अब देखिए हास हो गया। अब देखिए निर्वेद दिया है, क्या दिया है, निर्वेद। तो निर्वेद का मतलब होता है गलानी या घृणा। निर्वेद का मतलब क्या होता है, गलानी या घृणा। अब आगे देखिए दे रहा है ऑप्शन जो घ, विस्मय। क्या दे रहा है, विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य। विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों के बारे में समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि पीपर पात सरिस मन डोला, उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार बताना है। क्या बताना है, उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो देखिए इसमें दिया है पहला ऑप्शन कि रूपक, दूसरा ऑप्शन दिया है उपमा, तीसरा दिया है उत्प्रेक्षा और चौथा दिया है अनुप्रास। इन सभी में से हम लोग को बताना है कि क्या पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें मन की जो भावना है पीपर के पात से तुलना की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या उपमा में क्या उपमेय का निषेध हो रहा है। ठीक है, आरोप हो रहा है, इसलिए क्या हमारा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जा रहा है। ठीक है, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 13 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 2 और तीसरा दे रहा है 3 और चौथा दे रहा है वो 1। तो देखिए हम जानते हैं कि सोरठा अगर छंद में चरण होते हैं तो वो 4 चरण होते हैं। वो कौन कौन से चरण होते हैं, तो देखिए सोरठा छंद में पहला, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण और चौथा हमारा चरण होता है क्या, चतुर्थ चरण। ठीक है,
ये 4 चरण होते हैं, ठीक है। अब इन 4 चरणों की बात करें तो देखिए, तो हमारा ऑप्शन दिया है 2, 3 और 1, तो ये क्या है, गलत है। हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, 4, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, उपदेश शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है। क्या उपदेश शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है? हम लोग को क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। तो हम आप लोग को बताए हैं कि उपसर्ग जो है हमेशा किसी शब्द के आगे जुड़कर, क्या, किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है जिसका क्या सही अर्थ निकले। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं उपदेश का, क्या, उपदेश का, तो क्या होगा, उपधन देश। क्या होगा, उपधन देश, ठीक है। तो इसमें हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा कि उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उप, यानी कि हमारा उ जो है गलती है, अ जो है गलती है, और क्या, अन जो है वो गलती है, ठीक है ना। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या दिया है, उप, उप हमारा सही होगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन दे रहा है 4, दूसरा दे रहा है 5, तीसरा दे रहा है 3, और क्या, दूसरा दे रहा नहीं, चौथा दे रहा है 2। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, यानी कि हमारा जो 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। 4 नंबर ऑप्शन पे आप लोग क्या कर लीजिए, ट्रिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न में है कि हानि लाभ में समास है। हानि और लाभ की बात करें तो इसका समास विग्रह करें हम तो इसका हो जाएगा हानि और लाभ। हानि और लाभ। तो देखिए इसमें बताना है कि 16 नंबर प्रश्न में कौन सा समास होगा। तो पहला दे रहा है द्वंद्व समास, दूसरा दे रहा है कर्मधारय समास, और तीसरा दे रहा है द्विगु समास, और चौथा ऑप्शन दे रहा है बहुव्रीहि समास। तो देखिए जहाँ भी क्या और लगता है किसी शब्द के बीच, जैसे लाभ और हानि, ठीक है, लाभ और हानि, लाभ हानि का हम क्या करें, समास विग्रह करें तो हो जाएगा हानि, ठीक है, हानि और लाभ, ठीक है, क्या आ जाएगा, लाभ। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर हमारा प्रश्न दिया है मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची बताना है हम लोग का। पहला दे रहा है दिन, ठीक है, दूसरा दे रहा है मीन, चौथा दे रहा नहीं, तीसरा दे रहा है रसना, और चौथा दे रहा है मूड। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि इसमें मछली का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति का कई ठो नाम होता है, तो एक नाम की बात करें हम तो मछली को कहते हैं मीन। क्या कहते हैं, मीन। यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न दे रहा है कि यद्यपि में कौन सा क्या संधि है। हम लोग को बताना है कि यद्यपि में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा अयादि संधि। देखिए ये जो भी दिए गए हैं संधि, ये किस संधि के भेद हैं, ये स्वर संधि के भेद हैं। हम जानते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधि होते हैं। और तीनों संधि में से ये स्वर संधि के भेद हैं क्या, अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। तो हम लोग बताना है कि यद्यपि जो शब्द है वो किस संधि का है। तो देखिए यद्यपि जो शब्द है, ठीक है ना, इसका संधि हो जाएगा यण स्वर संधि। क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि। 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यण स्वर संधि, तीसरा ऑप्शन सही है। अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा सब
प्रश्न दे रहा है, ठीक है। 19 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। अगर हम द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का बात करें मधु शब्द का, ठीक है, तो होता है, पहला ऑप्शन दे रहा है कि मधुने, दूसरा दे रहा है मधुना, तीसरा दे रहा है मधुनी और चौथा ऑप्शन दे रहा है मधुनी, ठीक है। तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन जो है मधुनी, वो क्या है, सही है। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति और क्या बहुवचन है, मधुनी। ये हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि पठेताम धातु का, ठीक है, पठेताम धातु का वचन एवं क्या बताइए, पुरुष बताइए, वचन एवं पुरुष बताना है पठेताम का, ठीक है ना। तो देखिए पठेताम का क्या बताएं, पुरुष की बात करें तो हो जाएगा प्रथम पुरुष, क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। पठेताम का क्या है, पठेताम धातु का वचन है प्रथम पुरुष और वचन का बात करें तो हमारा होगा बहुवचन, क्या होगा, बहुवचन, क्या होगा, बहुवचन। पुरुष इसमें कौन सा होगा, प्रथम पुरुष, और वचन का क्या होगा, बहुवचन। तो हमारा इसमें से पहला ऑप्शन जो है प्रथम पुरुष और बहुवचन क्या है, सही है, ठीक है। बहुवचन और प्रथम पुरुष इसमें पहला ऑप्शन यानी कि सही है, ठीक है, किसका, पठेताम का, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन भी गलती है, तीसरा ऑप्शन भी गलती है और चौथा भी गलती है। प्रथम पुरुष और द्वितीय वचन ये नहीं है, एक वचन भी नहीं है और द्विवचन भी नहीं है। प्रथम पुरुष तो दो में दिया है लेकिन प्रथम पुरुष तो है, ठीक है, लेकिन द्विवचन नहीं है। ये कौन वचन है, बहुवचन है, ठीक है। वचन की बात करें तो इसमें कौन सा वचन है, बहुवचन। तो देखिए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे, इसी प्रकार डेली बाई डेली वीडियो देखेंगे आप, तो आपके जितने भी 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये आपके पेपर के अनुसार वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। जो भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे वो आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा दावा है कि 100% यही आएगा, ठीक है, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।